नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के खेमे में असंतोष, एक छोटी सी चूक गिरा सकती है सरकार, राहुल गांधी ने कर दिया है दावा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसा, रेल मंत्री हैं या रील मंत्री, अश्विनी वैष्णव दे इस्तीफा, कांग्रेस ने 7 सवालों से छोड़ी मोदी सरकार पर तीखे तीर। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी में रहकर कांग्रेस को नए सिरे से संवारेंगे राहुल गांधी, नेता व कार्यकर्ता मैदान में उतरने को तैयार। खबर में आगे बताएंगे कि 3 राज्यों के चुनाव पर कांग्रेस की नजर, 24 से मीटिंग, क्या है रणनीतिक प्लान बताएंगे। और खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि कांग्रेस ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर साधा निशाना, कहा विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा कब पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के खेमे में असंतोष, एक छोटी सी चूक गिरा सकती है सरकार, राहुल गांधी का दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने की दिशा में इस बार मोदी सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल गांधी ने यूके के फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का दायरा बढ़ा है, भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव हुए हैं और इस बार जीत के आंकड़े ऐसे हैं कि एक छोटी सी चूक मोदी सरकार को गिरा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे में बड़ा असंतोष है। पीएम मोदी के खेमे में ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, ऐसे में गठबंधन के सहयोगी मुंह मोड़ सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ जनादेश बताया था। उन्होंने कहा था कि आप नफरत फैला सकते हैं, आप गुस्सा फैला सकते हैं, आप इससे लाभ उठा सकते हैं, लेकिन देश के लोगों ने चुनाव में इसे नकार दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल ट्रेन हादसा, रेल मंत्री हैं या रील मंत्री, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दें। कांग्रेस ने 7 सवालों से छेड़ी मोदी सरकार पर तीखे हमले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार पर भारतीय रेलवे को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कांग्रेस ने कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की और साथ ही कांग्रेस ने कहा कि उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। विपक्षी दल ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के लिए वैष्णव पर भी कटाक्ष करते हुए पूछा कि वो रेल मंत्री हैं या रील मंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी कोई रेल दुर्घटना होती है तो मोदी सरकार के रेल मंत्री कैमरों की रोशनी में घटनास्थल पहुंचते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी हमें बताएं कि किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, रेल मंत्री को या आपको। खड़गे ने सरकार से 7 सवाल पूछे और जवाब मांगे। उन्होंने पूछा कि बालासोर जैसी बड़ी दुर्घटना के बाद बहुचर्चित कवच ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली का दायरा 1 किलोमीटर भी क्यों नहीं बढ़ाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछा कि रेलवे में करीब 3 लाख पद खाली क्यों हैं, पिछले 10 सालों में उन्हें क्यों नहीं भरा गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के बीच ही रेल दुर्घटनाओं में 1 लाख लोगों की मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने स्वयं स्वीकार किया है कि मानव बल की भारी कमी के कारण इंजन चालकों का लंबे समय तक काम करना दुर्घटना की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण है। उन्होंने पूछा कि इन पदों को क्यों नहीं भरा गया। खड़गे ने पूछा कि अपनी 323वीं रिपोर्ट में संसद की स्थायी कमेटी ने रेलवे सुरक्षा आयोग की सिफारिशों के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा दिखाई गई उपेक्षा के लिए रेलवे की आलोचना की थी। ये रेखांकित किया गया है कि CRS केवल 8 से 10% दुर्घटनाओं की जांच करता है, CRS को मजबूत क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पूछा कि कैग के अनुसार राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष में 75% धनराशि कम क्यों कर दी गई, जबकि हर साल 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने थे। खड़गे ने आगे पूछा कि रेलवे अधिकारियों द्वारा इस धन का उपयोग अनावश्यक खर्चों और सुख सुविधाओं पर क्यों किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि रेल में सामान्य शयनयान यात्री करना इतना महंगा क्यों हो गया है, शयनयान की संख्या क्यों कम कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में रहकर कांग्रेस को नए सिरे से संवारेंगे राहुल गांधी, नेता व कार्यकर्ता मैदान में उतरने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, जबकि वायनाड सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस का यह फैसला अनायास नहीं है, बल्कि इसके सियासी मायने हैं। लोकसभा चुनाव में मिले जनमत से पार्टी उत्साहित है और कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से सियासी फसल लहलहाएगी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की सीमा पर पहुंचते ही जातीय जनगणना और पिछड़ों दलितों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उस मुद्दे को निरंतर हवा दी गई। पिछड़े वर्ग का लोकसभा क्षेत्रवार सम्मेलन और संविधान रक्षा का संकल्प जैसे कार्यक्रम भी हुए और इन कार्यक्रमों का नतीजा रहा कि पार्टी वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही। चुनाव जीतने के तत्काल बाद रायबरेली में हुए कार्यकर्ता आभार सम्मेलन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी की तैयारी है कि हर लोकसभा क्षेत्र में जल्द ही आभार सम्मेलन का आयोजन कर कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं का आभार जताया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 राज्यों के चुनाव पर कांग्रेस की नजर, 24 से मीटिंग। क्या है रणनीतिक प्लान, ये आपको बता दो दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 में संतोषजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस सब संगठन और उन राज्यों के लिए रणनीति बनाने को लेकर काम शुरू करेगी जहां चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस मसले पर 24 जून से रणनीतिक बैठकें शुरू करेंगे। इस रणनीति की शुरुआत पार्टी झारखंड के साथ करेगी। महाराष्ट्र के लिए पार्टी की रणनीतिक बैठक 25 जून को होगी और हरियाणा के नेताओं से 26 जून को मुलाकात होगी। जम्मू और कश्मीर के लिए रणनीतिक बैठक 27 जून को होगी। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपने पक्ष में बने माहौल को आगे बढ़ते हुए हम 3 राज्यों में होने वाले चुनावों में शानदार जीत सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। हमारे प्रयासों को गति देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव वाले राज्यों के सीनियर नेताओं के साथ रणनीतिक बैठक करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष वाई.एस. शर्मिला से अपने घर पर मुलाकात की। खड़गे ने इस बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में पार्टी संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और हर कांग्रेस कार्यकर्ता को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और लोगों की आवाज बनना चाहिए। हाल ही में हुए चुनाव में हार के बाद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को फिर से जीवित करने की जिम्मेदारी शर्मिला को सौंपी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर साधा निशाना, कहा विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा कब करेंगे पूरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के मद्देनजर बुधवार को राज्य से संबंधित कुछ विषयों को लेकर उन पर निशाना साधा और सवाल किया कि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया है। कांग्रेस ने नीट परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक का विषय उठाते हुए ये भी कहा कि क्या प्रधानमंत्री छात्रों को यह भरोसा दिला सकते हैं कि इस मामले में सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि 1/3 प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए बिहार जा रहे हैं। चुनाव अभियान के दौरान हमने उनसे कुछ सवाल पूछे थे, हम आशा करते हैं कि अब इनके उत्तर वो देंगे। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री के वादे के अनुरूप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तब उन्होंने कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। केंद्र की अपनी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। राज्य की 52% आबादी की ठीक से स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा तक नहीं पहुंची है। रमेश ने कहा कि 10 साल तक केंद्र में और करीब 20 साल तक राज्य में शासन करने के बाद भी सरकार विशेष राज्य का दर्जा देने में क्यों नाकाम रही। बिहार की जनता को प्रधानमंत्री क्यों भूल गए। उन्होंने सवाल किया कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। दोस्तों, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बिहार के युवाओं की दुर्दशा को नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया। और उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर सवाल किया कि क्या 1/3 प्रधानमंत्री लीक की पुष्टि या खंडन कर सकते हैं और छात्रों से वादा कर सकते हैं कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। रमेश ने यह प्रश्न भी किया है कि क्या कभी बिहटा हवाई अड्डा बनेगा भी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट पेपर लीक में कई गिरोह मास्टरमाइंड गिरफ्त से दूर, बिहार से महाराष्ट्र पहुंची जांच की आंच। जी हाँ दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले की जांच में सेंटरों के कई गिरोह की सक्रियता सामने आई है और इसमें सिकंदर प्रसाद यादवेंदु से लेकर आयुष कुमार, अखिलेश कुमार, बिट्टू कुमार समेत कई सारे नाम हैं। 12 अन्य लोग बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के जांच के दायरे में हैं और इन सेंटरों ने संपर्क साधकर अलग अलग अभ्यर्थियों से पैसे लेकर प्रश्न पत्र दिए थे। उन्होंने संयुक्त रूप से पटना के रामकृष्ण नगर, खेमनीचक में मौजूद लर्न प्ले स्कूल और लर्न बॉयज़ हॉस्टल को यहाँ पर प्रश्न पत्र रटवाने का ठिकाना बनाया था और यही 35 से 40 अभ्यर्थियों को एकत्र
किया गया था। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब इस प्रकार की पेपर लीक से जनता तंग आ चुकी है और जो लाखों बच्चों यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं उनका मनोबल इस प्रकार के पेपर लीक से टूट जाता है और ऐसे में कुछ पुख्ता कदम उठाए जाने जरूरी हैं और सभी की जवाबदेही तय करके सजा देने वाली कार्रवाई करनी भी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेलवे पूरी तरह लावारिस, केंद्र की दिलचस्पी केवल किराया बढ़ाने में है और बंगाल रेल हादसे पर भड़की हैं ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को रेलवे को पूरी तरह लावारिस करार देते हुए दावा किया कि केंद्र की दिलचस्पी केवल किराया बढ़ाने में है, यात्री सुविधाओं में सुधार करने में नहीं। बनर्जी रंगापानी के पास ट्रेन दुर्घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए सिलीगुड़ी जाते समय कोलकाता हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बात कर रही थी। इस दुर्घटना में कई यात्रियों की मौत हो गई है। उन्होंने दावा किया कि रेलवे पूरी तरह से लावारिस हो गया है। हालांकि मंत्रालय तो है लेकिन पुराना वैभव गायब है, केवल सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें यात्री सुविधाओं की लापरवाही है और कोई परवाह नहीं है। वो केवल किराए में बढ़ोतरी में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप उन्हें केवल बड़ी बड़ी बातें करते देखेंगे। वो रेलवे अधिकारियों, तकनीकी, संरक्षा और सुरक्षा विभाग के कर्मियों का भी ख्याल नहीं रखते। मैं रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। नीट परीक्षा में धांधली पर बोले हैं राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं और बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज़ जिस सड़क से सांसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बड़ा बयान राहुल गांधी ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश भर में करीब दर्जन भर उम्मीदवार ने चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया। ईवीएम वीवीपैट के मेमोरी वेरिफिकेशन की अर्जी लगाई। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब एक ऐसी करीब 10 अर्जियां चुनाव आयोग के पास आई हैं जिनमें ईवीएम में दर्ज वोटिंग के आंकड़े और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान यानी मेमोरी वेरिफिकेशन कराने की गुहार लगाई गई है। अधिकतर अर्जियों में 1 से 3 बूथों की मशीनों के मिलान की अर्जी है। सिर्फ ओडिशा के झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र से हारी बीजेडी उम्मीदवार दीपाली दास ने सबसे ज़्यादा 13 मशीनों की मेमोरी वेरीफाई करने की अर्जी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के बाद बीजेपी में और नेताओं ने खुला मोर्चा। अनुशासन की भी परवाह नहीं कर रहे हैं भाजपा के हारे हुए नेता। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर 370 और एनडीए के लिए 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी के लिए नतीजे आने के बाद मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कई राज्यों में पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में हारे प्रत्याशी खुलकर पार्टी के ही कुछ नेताओं को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ऐसा करते वक्त वो पार्टी के अनुशासन की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश की सलेमपुर लोकसभा सीट और झारखंड की दुमका सीट से सामने आया है। सलेमपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव हारे रविंद्र कुशवाहा ने अपनी हार के लिए बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय यादव और राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देवघर में बीजेपी की समीक्षा बैठक में जमकर हुई मारपीट, विधायक नारायण दास पर लगाया गया गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारायण दास के साथ साथ सारठ विधायक रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री राज पलिवार महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत पर भी पार्टी विरोध में काम करने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोई फर्क नहीं पड़ता लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा, सदन का तापमान बढ़ने वाला है, कांग्रेस पार्टी का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इन अटकलों के बीच कांग्रेस का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन स्पीकर बने और कौन डिप्टी स्पीकर। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अब वो संसद का सदन उन तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जैसे पहले चलाया जाता था। राहुल गांधी के 14 मिनट के वक्तव्य में 11 मिनट
तक आपको इसकी स्पीकर नहीं दिखेंगे। जिस सदन में सरकार पहले राहुल गांधी को ही नहीं संभाल पा रही थी, अब उसी सदन में प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रबल नेता, प्रखर वक्ता सब आने वाले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीकर कौन बने और डिप्टी स्पीकर कौन बने। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से प्रश्न करते हुए कहा है कि देश में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, ऐसे में रेलवे की सुरक्षा को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2014 से 23 तक 1017 रेल दुर्घटनाएं हुई। हर महीने 11 रेल दुर्घटनाएं और हर तीसरे दिन एक रेल दुर्घटना हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि रेल सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं है। जो देश के रेलवे मंत्री हैं वो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के भी मंत्री बने हुए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी वही हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी भी वही बने हुए हैं। तो ऐसे में वो रेलवे को कब देखेंगे? इसका मतलब यही है कि रेलवे सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अग्निपथ योजना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं, दीपेंद्र हुड्डा बोले। पक्की भर्ती से कम में नहीं मानेगी कांग्रेस। यहाँ दोस्तों, हरियाणा की रोहतक सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निवीर योजना का नुकसान बताते हुए कहा कि हरियाणा में हर साल 5,500 युवा देश की सेना में स्थायी नौकरी के लिए चुने जाते थे, मगर अग्निपथ योजना लागू होने के बाद अब तक सिर्फ 9,000 युवाओं ने ही स्वयं को अग्निवीर बनने के लिए आगे किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे सचिन पायलट बोले, दमन और प्रतिनिधि की राजनीति अब नहीं चलेगी। हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीत ली और इस पर सचिन पायलट ने कहा कि मतदाताओं ने एनडीए सरकार के खिलाफ वोट दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। मतदाताओं को एनडीए की 10 साल की सरकार और भाजपा की अस्तित्व का पता चला है और इस बात से मतदाताओं में नाराजगी थी। कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव और मायावती फिर दिखेंगे साथ। 2027 के चुनाव को लेकर अफजाल अंसारी का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले अभी उपचुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। इसी बीच गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है और अफजाल के इस दावे से यूपी की सियासत में एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल अफजाल ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा एक बार फिर एक साथ नजर आ सकते हैं, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अलग हुए अखिलेश यादव और मायावती फिर साथ दिखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओडिशा में बीजेपी की नई सरकार के एक मंत्री नशे में झूमते नजर आए। कांग्रेस ने वीडियो जारी कर पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अपने सबसे युवा मंत्री के एक वीडियो से ओडिशा में बीजेपी फंस गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में ओडिशा के नई बीजेपी सरकार के मंत्री सूर्यवंशी सूरज नशे में झूमते नजर आ रहे हैं और कैमरे में शराब की बोतल भी रखी है और अभी तक सूर्यवंशी सूरज की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया या जवाब भी नहीं आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वेस्ट बंगाल से बड़ी खबर। ममता की बीजेपी सांसद अनंत महाराज से मुलाकात। करीब आधे घंटे चली बैठक। सियासी गलियारों में बढ़ गई हलचल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजवंशी समुदाय के नेता अनंत महाराज से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट तक बातचीत चली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार दोपहर भाजपा के सांसद अनंत महाराज उर्फ नागेन राय से उनके कूच बिहार स्थित आवास पर मुलाकात की है। राय के आवास पर पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने जिला मुख्यालय शहर में मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा तो 40 सीट नहीं ला पाती, ये रिजल्ट भी ईवीएम का खेला है। अदालत जाएगी उद्धव सेना। जी हाँ दोस्तों, उद्धव सेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि यदि ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो भाजपा 40 सीट भी नहीं जीत पाती। उन्होंने कहा कि हम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर जीत रहे थे, लेकिन बेईमानी कर ली गई। उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव नतीजे को अदालत में चुनौती देंगे और इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं है बल्कि इजीली कॉम्प्रोमाइज्ड कमीशन है और उन्होंने कहा कि ईवीएम नहीं होती तो भाजपा वाले 40 सीट भी नहीं जीत पाते। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर शनिवार को चुनाव आयोग पर हमला बोला था और कहा था कि उसका रवैया चिंताजनक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से
खराब ईवीएम का डाटा मांगा और एक दिन पहले राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग के खराब ईवीएम का डेटा जारी करने की मांग की है। गोगोई ने कहा है कि वो पूरे विश्व के साथ कह रहे हैं, विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है। और एक बात आपको और बता दें कि इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद से ये मामला और ज़्यादा गर्मा गया है और अब ईवीएम पर सवाल फिर से खड़े होने शुरू हो गए हैं और इतना तक दावा किया जा रहा है कि अगर ईवीएम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, चुनाव आयोग भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता तो भाजपा 40 सीट भी नहीं जीत पाती। दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएम पर भले ही आरोप लग रहे हों, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें ही जीत पाई है और एनडीए को अब गठबंधन धर्म निभाना पड़ रहा है और गठबंधन से ही सरकार भाजपा बना पाई है और विपक्ष भी मजबूत हो गया है। अब ऐसे में क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है और अगर ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ी गई तो क्या यह आंकड़ों में फेरबदल हो जाएगा? क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि 45 दिनों तक, जब यहाँ पर नतीजे घोषित होंगे उसके बाद 45 दिनों तक ईवीएम को सील रखा जाएगा और कोई भी अगर इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है और ऐसे में कोई बड़ा फैसला आता है तो बड़ी संभावनाएं इंतजार कर रही हैं। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।